नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज नए साल 2026 का पहला दिन है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, ख़ासतौर पर आप देखेंगे स्विट्ज़रलैंड में जो वाक़या पेश आया है वो इंतहाई भयानक रहा है। और नए साल के आगाज़ के साथ ही ऐसा लगता है कि स्विट्ज़रलैंड में तबाहकुन वाक़े के साथ इस नए साल का आगाज़ हुआ है। तो बहरहाल वहाँ आप देखेंगे कि एक बार में एक धमाका हुआ जिसके साथ आग भड़क उठी और नतीजे में कम से कम 40 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। बताया जाता है कि 100 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से कई की हालत तशवीशनाक है। तो बहरहाल ये खबर तो रही है, लेकिन अगर हम हमारी रियासत तेलंगाना की बात करते हैं तो आपको बता दें कि तेलंगाना में ऐसा लग रहा है कि शराब जो है पानी की तरह बहाई गई। यानी साल नौ के मौके पर या न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के मौके पर या जश्न के मौके पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि नए साल के मौके पर सिर्फ 2 दिन में यानी मंगल और चारशंबे के दिन जो शराब फरोख्त हुई है तकरीबन 750 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है, या लोगों ने 750 करोड़ रुपए की शराब पी ली है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि इस साल यानी जो पिछले साल दिसंबर में ये बताया जाता है, यानी एक दिन गुजरा है, सिर्फ 24 घंटे गुजरे हैं। तो आपको बता दें कि 24 घंटे भी नहीं हुए नया साल आगाज होकर। तो बहरहाल पिछले साल दिसंबर में यानी आखिरी महीने में 5102 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है और कस्टम और एक्साइज के डिपार्टमेंट जो है उसकी तारीख में दिसंबर के महीने में इस कदर ज़्यादा शराब फरोख्त कभी नहीं हुई है। बहरहाल नाज़रीन आपको ये बता दें कि ये बहुत बड़ा ज़्यादा सेल है। और वैसे भी दिसंबर 2024 में देखें तो बताया जाता है कि 3800 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई थी और अब दिसंबर 2023 में अगर देखें तो 4297 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त की गई। इसी तरह जारिया साल जो है 1300 करोड़ रुपए की शराब ज़्यादा फरोख्त हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास शराबियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। और याद रखिए, जहाँ पर शराब नोशी होती है वहीं पर जो तशद्दुद के वाक़यात पेश आते हैं वो और शराब का ताल्लुक़ है। इसके अलावा घरेलू तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसकी भी अहम सबब जो है या वजह जो है वो शराब ही है। इसीलिए शराब को उम्मुल ख़बाइस कहा गया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि रियासत में 2620 लिकर शॉप्स हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें लाइसेंस दिया जाता है और उनसे आमदनी हासिल की जाती है। तो ये खबर रही है पहली। लेकिन आपको बता दूं कि ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान तकरीबन 1100 से लेकर 1500 अफराद को गिरफ्तार किया गया, उनकी गाड़ियां जब्त की गई, उन पर जुर्माने आयद किए गए। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि संगीन मुकदमात में, जैसा कि कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि हम उनके लाइसेंस मनसूख कर देंगे, तो कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए हैं। एक तरफ हमारे कमिश्नर पुलिस का बयान आ रहा है कि हम हैदराबादी हैं और ये हैदराबाद है और यहाँ पर जो लोग हैं वो अमन पसंद है, वो सुकून पसंद है, तो वो कोई गड़बड़ी नहीं चाहते। तो बहरहाल कमिश्नर पुलिस ने ये इंतबाह दिया था कि अगर कोई यानी बदनज़मी पैदा करेगा साल नौ के जश्न के मौके पर तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि सिर्फ 1 बजे तक आप जश्न साल नौ मना सकते हैं। तो बहरहाल नौजवानों ने, मंचलों ने सिर्फ 1 बजे तक साल नौ का जश्न मनाया और पूरा मन गुजर गया साल नौ का जश्न और कोई जानी नुकसान या माली नुकसान भी नहीं हुआ है। तो बहरहाल हम चलते हैं मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक की तरफ और पूछते हैं कि पुलिस के जो वसीतर इंतजाम किए गए थे, कमिश्नर पुलिस ने जो इंतबाह दिया था वो तो कामयाब रहा, लेकिन शराब के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो रियासत है वहाँ पर शराब पानी की तरह बहाई जा रही है। बिल्कुल, यानी रिकॉर्ड है ये, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि नया रिकॉर्ड है। और ये शराब ऐसी चीज़ है, इससे और भी कई किस्म की बुराइयां जन्म लेती हैं। जी जी। और जितने क्राइम्स होते हैं ना घरेलू ख़ास तौर पे, पूरे शराब की बदौलत होते हैं। और हुकूमत तो बेतहाशा जो है ना इन्हें लाइसेंस भी जारी कर रही है, क्योंकि हुकूमत को काफ़ी इनकम है इससे, काफ़ी जो है ना इसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, इनकम जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की, पीने वालों की तादाद बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, उसमें कोई कमी नहीं है।
मतलब साफ जाहिर है कि हमारी ये बहुत बड़ी लानत की तरह है ये हमारी समाज में कि शराब की लानत जो है ना इतनी बुरी फैल चुकी है जिससे कई किस्म के जो है ना मतलब मसाइल पैदा हो रहे हैं। और मतलब अभी लेटेस्ट एक दो न्यूज़ ऐसी आई है कि यानी माँ को जो है ना मार दिया, ख़त्म कर दिया, तो जी उसको जी जो है ना उम्र कैद की सज़ा दी गई वो उसके बेटे को। तो कहा गया है कि मेरा इरादा बिल्कुल जो है ना मारने का नहीं था उसको, लेकिन चूंकि मेरे को शराब की लत है, शराब पी के आता था मैं, लिहाजा शराब की नशे में मैं जो है ना माँ को मार के ख़त्म कर दिया। तो इस किस्म के ऐसे ख़तरनाक वाक़यात हो रहे हैं जो सिर्फ शराब पी के आने से जो है ना सोसाइटी में जो है ना, इसलिए तो उमुल ख़बाइस कहा गया है, जी हाँ, सारी जी हाँ। बुराइयाँ जो पैदा हो रही हैं जो है ना पूरा। तो यानी हुकूमत मदर ऑफ जी ऑल हाँ, एविल्स। बिल्कुल, जी यानी हुकूमत भी कंट्रोल नहीं करना चाहती क्योंकि हुकूमत को काफ़ी रेवेन्यू इससे मिलता है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो कंट्रोल भी नहीं करती हुकूमत इसको जो है ना बिल्कुल। बहुत अफसोस की बात है। आप देखेंगे कि 5,000 करोड़ रुपए की शराब अगर दिसंबर में यानी फरोख्त हो रही है तो क्या हुकूमत को आमदनी नहीं होगी? आमदनी होगी। इसीलिए हुकूमतें, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमतें हों, तमाम की तमाम शराब पर पाबंदी आयद करने से गुरेज करते हैं। और याद रखिए, अगर कोई हुकूमत या सियासी पार्टी शराब पर पाबंदी आयद करती है तो फिर उसकी हुकूमत नहीं बन सकती है और ना ही वो इख्तिदार में बरकरार रह सकती है। उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है। जिस तरह हमारे कम्युनल फोर्सेज जो हैं, जो हमारे कम्युनल डॉग्स हैं, वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स में जिंदा रहने के लिए हिंदू मुस्लिम करना ज़रूरी है, मंदिर मस्जिद करना ज़रूरी है, तो समझिए कि उसी तरह ये शराब भी ज़रूरी है, हिंदुस्तानी माशरे का एक हिस्सा बन गई है। अफसोस की बात यह है कि खुद गुजरात में जहाँ महात्मा गांधी का आबाई मुकाम है, पैदाइशी मुकाम है, और वहाँ देखेंगे गुजरात में शराब बंदी पर तो ज़रूर है, लेकिन शराब यानी चोरी से बहुत ज़्यादा पी जाती है। जी हाँ बिल्कुल, ना सिर्फ ये बल्कि रियाज साहब कई खुद ऐसे वाक़यात हुए, जहरीली शराब भी जो है ना सस्ती मिल जी हाँ, जाती है, पी के ख़त्म हो गए लोग, कई लोग मर गए, और हर थोड़ी कोई हादिसा कोई ना कोई स्टेट में पेश आते रहता। जी जी मतलब है कि शराब की लानत ऐसी हो गई है कि लोग जो है ना इसको छोड़ना नहीं चाहते, यानी बुरी तरीके से लत में पड़े हुए हैं इसके। और लेबर वेबर जो तबका होता है वो तो अच्छी सी जो है ना, वो जो महंगी होती है वहाँ तक तो उनकी रसाई नहीं है, नामुमकिन है। लिहाजा वो सस्ती वाली शराब जो होती है वो पी के लोग जो है ना मर जाते हैं, कई केसेस हुए हैं, जी जी, अफसोस कई की बात तादाद में है। जो जी है जी ना, जी बिल्कुल। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, शराब जैसा कि सिद्दीक़ साहब ने भी कहा है, इस्लाम में उम्मुल खबाइस कहा गया है। और आपको बता दें कि शराब से नुकसानात ज़्यादा, फ़ायदे बहुत कम हैं। और नुकसानात इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर इंसान के जो अपने यानी अपने बेटा बीवी माँ में तमीज़ में नहीं कर सकता, शराब वो चीज़ है। यहाँ तक कि माँ बाप को कत्ल कर दिया जाता है, यानी शराब पीकर हालत नशा में वो अपने बस में नहीं रहते और वो लोग अपने माँ बाप को भी कत्ल कर देते हैं, अपने बीवी अपने बच्चों को तक कत्ल कर देते हैं, उससे भी गुरेज नहीं कर सकते। तो शराब पर पाबंदी आयद करना खुद हमारी हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती, बल्कि उन्हें अच्छी तरह आमदनी हो रही है, करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, तो फिर वो किस तरह शराब पर पाबंदी आयद करेंगे? कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो शराब की बात रही, लेकिन आपको बता दें कि जहाँ तक हैदराबाद में पुलिस का किरदार है, हैदराबाद पुलिस ने साल 9 के जश्न के मौके पर अच्छा किरदार अदा किया है। और मैं समझता हूँ कि कमिश्नर पुलिस सज्जनार ने जो धमकियाँ दी थी, इंतबा दिया था तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करने वालों के खिलाफ, वो काम कर गया है। वरना आप देखेंगे कि गुज़िश्ता साल किस तरह के वाक़यात पेश आए, जहाँ पर खुद कई ऐसे वाक़यात यानी TV फुटेजेस देखे गए, वीडियो फुटेजेस देखे गए, जिसमें लड़कियां हालत नशा में यानी नशे में धुत होकर अपना लिबास तक उतार रही थी और बुरहाना होने की कोशिश कर रही थी, गाली गलौज कर रही थी, पुलिस वालों से लड़ रही थी। तो ये चीज़ें बहुत माशरे को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरह सियासी इक़दार होते हैं, उसी तरह अखलाक़ी मोरल वैल्यूज़ भी होते हैं, मोरल अखलाक़ी इक़दार भी होते हैं। अखलाक़ी इक़दार को बरकरार रखना नौजवान नस्ल की ज़िम्मेदारी होती है। नाज़रीन, हम एक और खबर की जानिब चलते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर आज एक खबर ख़ास तौर पर कौमी सतह पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। और आपको ये बता दूं कि ख़ास कर जो कम्युनल फोर्सेज हैं, तो वो उस खबर को लेकर काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी बेचैन हैं। और हद तो यह है कि इंटरनेट पर ट्रोलिंग भी की जा रही है, गाली गलौज भी की जा रही है। और वो गाली गलौज की जा रही है जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है प्रियंका गांधी वडेरा। और आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी वड्रा को गाली इसलिए दी जा रही है कि उनके बेटे ने एक मुस्लिम लड़की से, चाहे उसका नाम मुस्लिम हो, उससे मंगनी कर ली है, यानी एंगेजमेंट हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये एंगेजमेंट की एक बड़ी तकरीब राजस्थान के में एक तारीख़ी मुकाम पर मुनक़िद की जाएगी। और आपको बता दूं कि रेहान वड्रा जो हैं, उन्होंने अपनी
तकरीबन 7 साल से रेहान और अबीबा बेग के दरमियान यानी माशिका चल रहा था, लव स्टोरी जारी थी, प्यार मोहब्बत की कहानी और ये सिलसिला जारी था। अब 7 साल तक उन्होंने मोहब्बत की और अपने फिर पार्टनर से एंगेजमेंट उनका हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक प्राइवेट पार्टी थी जिसमें करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। नाज़रीन, आपको बता दूं कि अबीबा बेग आप अच्छी तरह जानते हैं, बेग यानी मुग़ल जिन्हें कहा जाता है। तो बहरहाल अबीबा बेग अब हो सकता है कि उनकी शरीक हयात बन जाएंगी यानी रेहान वड्रा की। और ये भी बताना ज़रूरी है कि तकरीबन दोनों 7 बरसों से एक दूसरे के प्यार में या इश्क में मुब्तला थे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रिश्ता हुआ है दोनों ख़ानदानों की मर्ज़ी व मंशा से हुआ है, दोनों ख़ानदानों ने इत्तेफाक किया है, उसके बाद ही ये रिश्ता हुआ है। और दूसरी अहम बात आपको ये बता दूं कि अबीबा बेग के जो वालिद है वो मुस्लिम है, इमरान बेग, और उनकी जो वालदा है वो हिंदू है, नंदिता बेग। तो बहरहाल प्यार में ना सरहदें देखी जाती है, ना मुल्क देखा जाता है, ना मजहब देखा जाता है, ना ज़ात पात देखी जाती है, प्यार प्यार होता है। और रेहान ने ये जो इंगेजमेंट किया है उससे जो फ़िरक़ापरस्त ताकतें हैं वो मचल गई हैं, तड़प गई हैं और बिलबिला रही हैं कि रेहान ने ऐसा क्यों किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, रेहान के पास दिल है, रेहान के पास हिम्मत है और उन्होंने ऐसा किया है। तो बहरहाल यही कहा जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान में एक बड़ी इंगेजमेंट सेलिब्रेशन या तकरीब मुनक़िद होगी, फंक्शन मुनक़िद किया जाएगा और उसमें अहम शख्सियतों को भी मदऊ किया जाएगा। नंदिता बेग जो इमरान बेग की अहलिया है, नंदिता बेग के बारे में कहा जाता है कि वो भी एक इंटीरियर डिज़ाइनर है और कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है इंदिरा भवन, उसकी जो इंटीरियर डेकोरेशन जो है उन्होंने किया है, यानी नंदिता बेग ने किया है जो इमरान बेग की बीवी हैं। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह अबीबा बेग रेहान वड्रा के प्यार में गिरफ्तार हुई, दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हुए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा मज़हब क्या है। वैसे भी आप देखेंगे कि इमरान बेग, नंदिता बेग, वहाँ मिली जुली तहज़ीब है और यहाँ पर भी मिली जुली तहज़ीब हो जाएगी। तो बहरहाल आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि ये भी कहा जा रहा है कि नंदिता बेग जो हैं वो और प्रियंका गांधी जो है एक दूसरे को ज़माने से जानते थे, जान पहचान थी और फिर ये यानी रिश्ता तय पाया। और अबीबा बेग के बारे में कहा जाता है कि वो ओपी जिंदल जो यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वहाँ से उन्होंने कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वो एक प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं। जी बिल्कुल। अब ये फ़िरक़ापरस्तों के बेहतरीन मौका है। अब ये जी लव जहाद इसका नाम दे देंगे लोग, जो है ना, दे के बोलेंगे कि ये तो लव जहाद का केस है, तो फिर खामोश बैठे हुए लोग, कोई इसके पे चीख पुकार कोई नहीं करता है। हालांकि ये आपस में रजामंदी से हुआ है, कंसेंशुअल है ये। जी हाँ, जो भी शादी होने जा रही है आपसी रजामंदी से और ख़ानदाना भी दोनों तैयार हैं इनके लिए। तो अब ये इनको प्रॉब्लम क्या है मेरे को समझ में नहीं आता। अभी भी ये लोग चीख पुकार करेंगे, आप देखेंगे कल से मीडिया में आ जाएगा ये लव जहाद का केस है, ये कैसा होता बोल के, जो है ना, क्योंकि अब इनकी गांधी फैमिली का है मसला, तो काफ़ी चीख पुकार। नहीं, लव जिहाद का केस नहीं बताएंगे क्योंकि लड़की जो है उनकी अब्बा जो हैं वो इमरान बेग है जी, और माँ जो है नंदिता बेग है। जी हाँ, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जिनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है वो भक्त गालियाँ देंगे। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और अच्छी बात है जो है ना, आपस में जो है ना ये रिश्ता तय हो गया है ख़ानदानों में, जो है ना ये। जी। तो इससे जो है ना क्या फ़र्क पड़े, कुछ नहीं होगा, चीख पुकार करने से कुछ होने का कुछ भी नहीं है, जो है ना। जी 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 बिल्कुल। वैसे भी नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं एक और ख़बर की जानिब। उस खबर का ताल्लुक़ आबादी से मुताल्लिक़ है। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह जो हमारे कम्युनल फोर्सेस हैं हिंदुस्तान की, वो मुसलमानों के बारे में ये कह रही हैं कि मुसलमानों की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुसलमान ज़्यादा शादियाँ कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि जो हिंदुत्व के हामी हैं, ख़ास तौर पर हिंदुत्व का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले जो लोग हैं, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ है, जिसमें से 80% जो आबादी है वो हमारे जो आबनाए वतन हैं उन पर मुश्तमिल है, यानी हिंदू भाइयों पर मुश्तमिल है। और दूसरी अगर तरफ देखेंगे तो मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ बताई जाती है, लेकिन मुझे यकीन है कि 35 करोड़ आबादी मुसलमानों की है। तो बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने ये नारा लगाया था 80% और 20% का जो मुकाबला है, इस बारे में उन्होंने नारा लगाया था। लेकिन आपको बता दूं कि हिंदुस्तान हमारा एक अजीम मुल्क है और सबसे खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान में 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें जवान कहा जा सकता है, जिनकी जो उम्रें हैं वो 18 से लेकर 28 साल है। 15 करोड़ कोई मामूली बात नहीं है। तो हिंदुस्तान को नौजवानों का मुल्क कहा जाता है और नौजवान जहाँ भी होते हैं आप देखिए कि वो तरक्की की राह पर गामजन होता है वो मुल्क। लेकिन अगर जापान चले जाएंगे, चीन जाएंगे,
तो वहाँ बूढ़ों की आबादी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में लोग परेशान हैं, खुद यूरोप में लोग परेशान है कि हमारी जवान आबादी तबाह हो रही है, बर्खास्त हो रही है और बूढ़ों की आबादी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में चीन में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर आबादी वाला मुल्क था तो वो चीन था, लेकिन उसकी जगह अब हिंदुस्तान ने ले लिया है। और आपको ये बता दूं, चीन परेशान है कि अपनी आबादी किस तरह बढ़ाए। चीन ने पाबंदी आयद कर दी थी कि हम सिर्फ एक बच्चे पर ही यानी पाबंद बनाएंगे, लोगों को एक बच्चा पैदा करें। फिर बाद में कहा कि आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब तो यह हाल है कि चीनी हुकूमत नौजवान जो जोड़े हैं उनको शादियों पर मजबूर कर रही है, उनको राग़िब कर रही है कि आप शादियाँ कीजिए, हम आपको मुख्तलिफ मराहत देंगे यानी इंसेंटिव्स देंगे, पैकेजेस आपको दिए जाएंगे और यहाँ तक के नौजवान नस्ल को बच्चे पैदा करने के लिए छुट्टियाँ भी दी जाएंगी। ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है रियाज साहब के जो है ना कि आप पॉपुलेशन रोकेंगे तो ज़ईफ़ लोग के फिर उनकी खिदमत कौन करेगा। जी हाँ जी। जापान और चाइना में ऐसा ही तो हो रहा है ना। जी हाँ, कि मतलब बच्चों की पाबंदी 2 से 3 से ज़्यादा नहीं करना, एक जनरेशन ख़त्म होगी वैसी। जी हाँ। तो अब उनके लिए कोई खिदमत करने वाला नहीं, इतनी लावारिस हालत में है बेचारे ज़ईफ़ लोग। जी हाँ। कोई है ही नहीं उनके पास देखभाल करने वाला। तो अब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलती थी, हमारी गलत पॉलिसी थी, लिहाजा अब उन्होंने बाज़ाब्ता इंसेंटिव्स दे रहे हैं जो है ना कि शादी करो, बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो बल्कि। जी जी। तो ये सिचुएशन जो है ना बहुत ही इन्हें गैर मुतनासिब होगी थी, बिल्कुल जी हाँ, अनप्रोपोर्शनल हो जाता है बिल्कुल। अब अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर जो माने हमल अद्वियात हैं, यानी जो हमल रोकने की जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं और कंडोम्स वगैरह है और दूसरे जो तरीक़े हैं या मसनूआत इस्तेमाल की जाती हैं, उस पर चीनी हुकूमत ने, आप बता दूँ कि जो 13% सेल टैक्स आयद कर दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, यानी इस तरह की चीज़ें जो हमल रोक सकती हैं, बच्चे पैदा करने से ख़वातीन को रोकती हैं, उन पर 13% टैक्स आयद किया जा रहा है। और नौजवान जोड़ों से कहा जा रहा है कि आप छुट्टियां मनाएं, आप बच्चे पैदा करें और बच्चे पैदा करते हुए चीन की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। और चीनी हुकूमत को इस बात पर बहुत ज़्यादा तशवीश है सिद्दीक़ साहब कि 3 साल से वहाँ पर आबादी मुसलसल कम होती जा रही है। और आपको ये बता दूं कि 2024 में चीन में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी तादाद 9.54 मिलियन बताई जाती है, यानी 9.5 मिलियन बच्चे पैदा हुए हैं। उसके बावजूद भी चीनी हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों ताकि चीन की जो आबादी है, नौजवान आबादी, उसमें तेज़ी से इजाफा हो, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान से इस मामले में मुकाबला दरपेश है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया की जो आबादी है, अगर उस पर गौर करें तो तकरीबन 9 अरब तक पहुंच जाती है आबादी। और फिर आप देखेंगे कि जंगों में जिस तरह हलाकतें हो रही हैं या फिर जानबूझकर जो आलमी यानी साम्राज्यी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि किसी ना किसी तरह आबादी को कम किया जाए। तो इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि आवाम का सफाया किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश है और मैं समझता हूँ कि इस साजिश को बचाना इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। बिल्कुल, ये अनबैलेंस हुआ था ना रियाज साहब, देखेंगे तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तो जब तवाज़ुन बिगड़ जाएगा तो फिर दुनिया पूरी खाली हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन नहीं होंगी तो फिर क्या हाल होगा बताइए आप। यानी मैन पावर की सख्त ज़रूरत है। हालांकि आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको मैन पावर की सख्त ज़रूरत है, सारी दुनिया में ज़रूरत है। अब ये नहीं कह सकते ये बहुत ज़्यादा, नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है हमको। समाजी तौर पे भी, माशी तौर पे भी, अगर आपको इस्तेकाम लेना है, अगर घरों का इस्तेकाम चाहिए, आपके समाज में, ख़ानदान में भी इस्तेकाम चाहिए, तो मैन पावर की तादाद ज़्यादा ज़रूरी है रियाज साहब, इसके बगैर हो ही नहीं सकता कुछ भी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। अफरादी क़ुव्वत जो होती है बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और अगर अफरादी क़ुव्वत ना हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आपने बात की है, मसनवी ज़हानत की सिद्दीक़ साहब ने जो बात की है, यकीनन उसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। ताहम इंसान के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर है या रोबोट्स हैं, वो जो कमांड इंसान देगा वो कमांड कबूल करेगा और उसमें जितनी मालूमात आप फीड करेंगे उन मालूमात के हिसाब से वो काम करेगा, बिल्कुल, वरना नहीं कर सकता। वरना वो भी यानी वो भी इंसान का मोहताज है। बिल्कुल, इंसान का मोहताज है। इंसानों की ज़रूरत है ही है यहाँ पे, चाहे मशीन कितनी भी इन्हें तरक्की कर ले, टेक्नोलॉजी कितनी भी नई नई चीज़ें आ जाए, लेकिन इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता रियाज साहब। जी जी, ये है। और देखिए इंसान में जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, और लेकिन आप अगर रोबोट की बात करते हैं तो कहाँ एहसासात हैं, कहाँ पर जज्बात हैं, वो देखने चाहिए। कहाँ पर इंसानी हमदर्दी उनमें नहीं पाई जाती। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इंसान को मार डालेंगे वो लोग। हाँ, एक बात हो सकती है सिद्दीक़ साहब के, जिस तरह मैंने कहा है कि जो मालूमात है, तमाम मालूमात उन रोबोट्स में फीड कर दी जाए या मशीन में फीड कर दी जाए तो वो इंसान के हुक्म के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं, दिए गए कमांड पर अमल करते हैं। और मुझे तो पूरा ऐसा लग रहा है कि अब जो मैदान जंग में इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स लड़ेंगे और रोबोट्स को उतारा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो है फ्यूचर में। वैसे ड्रोन हमले जो हो रहे हैं वो ये उसकी एक शक्ल है। जी हाँ, वही है, ड्रोन्स वही है।
और रोबोट हर जगह रोबोट यूज़ हो रहा है जो है ना। जी। तो अभी जंग कौन लड़ेगा फिर? अब ऐसा रहा तो फिर जो है ना इंसान तो नहीं लड़ सकता, रोबोट लड़ेगा जो है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो रोबोट को फीड करना इंसानों का काम है जो है जी ना। हाँ। तो जैसा फीड करेंगे आप उन्हें वैसा काम यानी करेंगे। जो भी आईटी जी हाँ। इंटेलिजेंस में या दूसरे आईटी सेक्टर में जी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा वही बिल्कुल। फतह पाएगा। बिल्कुल सही। जी जी जी। यानी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली मैन पावर की जरूरत नहीं, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ बहुत जी हाँ, है। जी हाँ। तो आप जीत सकते हैं हर चीज़ है ना। जी, हमारे तो नहीं वो जीत सकते। नहीं जीत सकते, सवाल ही नहीं है जीतने का। जी जी, ये बात बहुत अहम है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, या तो आपको बता दें कि इंसान के बगैर जो मशीन है वो बिल्कुल नामुकम्मल हो जाता है। वैसे भी अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन ढांचे में डाला। खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला। इंसान की खूबसूरती का, इंसान की ज़हानत का, इंसान की हर चीज़ का कोई भी मखलूक मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उसे अपना खलीफा बनाकर भेजा है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, बगैर इंसान के तो सवाल ही नहीं है ना। जी हर हाँ, चीज़ इंसानों की तरह ही होंगी ना। जी हाँ। हाँ, ये और बात है कि टेक्नोलॉजी तो देखिए हर दौर में आते रही है, रिप्लेसमेंट होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप इनकार नहीं कर सकते मैन पावर का। आप जी हाँ। इनकार, इंसानी जो मैन पावर है उसको आप इनकार नहीं कर सकते जाना, वो बराबर चलते रहेगा क़यामत तक जाना। जी जी, लेकिन अफसोस की बात है कि जहाँ तक हिंदुस्तान में आबादी का सवाल है, ये अक्सर कहा जाता है कि आबादी नुकसानदेह है, आबादी से तरक्की की जो रफ्तार है वो रुक जाती है, पेशरफ्त नहीं होती। जबकि आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्राबाबू नायडू से लेकर आप देखेंगे एम.के. स्टैलिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, खुद हमारे पास ये हाल हो रहा है कि जनूबी हिंद की हुकूमतों ने ख़ास तौर पर आबादी पर कंट्रोल के इक़दाम किए थे, और जिसका खुमियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि पार्लिमानी नशस्तों में जब इजाफा होगा तो फिर जनूबी हिंद की पार्लिमानी नशस्तें कम कर दी जाएगी, शुमाली हिंद की पार्लिमानी नशस्तों में इजाफा हो जाएगा, नुकसान जनूबी हिंद का होगा। ऐसे में चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि जनूबी हिंद वालों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, इन्हें ज़रूरी है ना रिया साहब, अगर ये बैलेंस चाहिए आपको जो है ना। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा की मिसाल है, हरियाणा में जो है ना डिस्प्रोपोर्शन है वहाँ पे मेल फीमेल का, बहुत अफसोस की बहुत बात ये नहीं, इसलिए क्राइम भी बहुत होते हैं वहाँ पे जो है ना। तो ये जो है ना पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि मसावत के में मबनी होना चाहिए जो है ना। आप कंट्रोल कर रहे हैं जो है ना, कंट्रोल करके जो है ना किसी दिन कभी छोड़ दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब हमारे जैसे फ़िरक़ा परस्त जो हैं, ये दरिंदे आप कह सकते हैं, उनको बड़ी फिक्र लगी हुई है कि जो है ना अक़लियतों की आबादी, मुसलमानों की इजाफा हो रहा है। हालांकि गलत है, डेटा गलत है बिल्कुल। इन्हें उनकी आबादी में इजाफा हो रहा है, मुसलमानों की आबादी में नहीं हो रहा। सब गलत किस्म का प्रोपेगेंडा करें, अगर आप देखेंगे तो सब गलत कर रहे हैं। खासतौर पर जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है तो हमेशा चीख पुकार करते रहता है। अब तो ये कह रहा है कि वो जो है ना बाज़ाब्ता एक बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा आसाम। अब तो ये शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा। तो क्या कर रहा है फिर जो है ना, तो वही तो बता रहा हूँ कि पागल क्या करे, वो नाअहल है इसका मतलब। इन्हें सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा काम छोड़ दे के बस वो गिल्ले पे बैठा है कि मुसलमान कितने आ गए, कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्या है वो। यानी पागलपन की इंतहा है उसकी, जो है ना हमें बता नहीं सकता। बहुत अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि फ़िरक़ा परस्त दरिंदों को खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो इश्तियाल-अंगेज़ी करते हैं या इश्तियाल-अंगेज़ बयान जारी करते हैं या इश्तियाल-अंगेज़ तक़ारीर करते हैं, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो किसी आला ओहदे पर फायज़ क्यों ना हो। आप दस्तूरी ओहदे पर फायज़ होते हुए इस तरह की बकवास करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक रियासत तेलंगाना की असम्बली का सवाल है, आपने देखा कि असम्बली का आगाज़ भी हो चुका है सरमाई इजलास का, और ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा नए साल में रेवंत रेड्डी हुकूमत आवाम को ये तोहफ़ा देगी कि इश्तियाल-अंगेज़ जो बयान जारी किए जाते हैं, इनसे ज़्यादा इश्तियाल-अंगेज़ बयान वो तकारीर, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कानून बनाया जाएगा, एक बिल पास किया जाएगा रियासती काबीना में, उसी तरह जिस तरह कर्नाटक में जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है उसने कानून बनाया है। ये और बात है कि गवर्नर ने उसे मंजूरी नहीं दी है। अब देखना यह है कि रियासत तेलंगाना में अगर इस तरह का बिल पास किया जाता है तो फिर क्या गवर्नर उसे मंजूरी देंगे, ये एक अहम सवाल है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ दरिंदे हैं जो मुसलमानों की आबादी में इजाफे का रोना रो रहे हैं, और हद तो यह है कि एक बेचारा, यानी मैं समझता हूँ कि ज़हनी तौर पर बेचारा माजूर हो गया है, और वो हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तानियों के खिलाफ यानी मुसलमानों के खिलाफ वो छापामार कार्रवाई शुरू करने का ख़्वाह है। तो मैं समझता हूँ कि इसको पहले छापामार कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए और इंतहाई जलील करते हुए ढकेलना चाहिए। जी हाँ, ये इस किस्म के जहरीले बयानबाजियाँ तो ये कॉमन हो गए रियाज साहब, दिन ब दिन चलते रहते जाना। कुछ भी टॉपिक नहीं मिला मुसलमान ही मिल जाता उनको, अल्टीमेटली कौन मिलता हो तो मुसलमान ही मिल जाता उनको जाना। कई चीज़ें दूसरे उससे हटने की बात नहीं करते, कोई दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मीडिया पूरा इतना गोदी मीडिया है, बिकावा है कि वो चीज़ों को फोकस ही नहीं करता जाना। जी जी, मुसलमानों के पीछे पड़े हुए रहते हैं हमेशा जाना, सवालात भी मुसलमानों से किए जाते हैं, वफादारी भी हमसे पूछी जाती है,
हालांकि क्या ज़रूरत है, हम भी यहाँ के शहरी हैं, सिटीजन जी हाँ, जी हाँ। फिर कैसा पूछते हैं बताइए जरा। और वैसे भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो जब हम जीते हैं तो इसी मुल्क की या गोद में पैदा होते हैं और इसी मुल्क की गोद में जब मरते हैं तो दफन कर दिए जाते हैं। तो हमारा जिस्म भी इस ज़मीन से बाहर जाना नहीं चाहता। तो ये ज़मीन से या सरज़मीनी हिंद से हमें किस कदर मोहब्बत है इसका अंदाज़ा ये नहीं लगा सकते। जी हाँ, बिल्कुल नहीं लगा सकते जो है ना। जी जी, हम तो चाहते हैं कि हम यहीं पैदा यहीं पे मरेंगे जो है ना। जी हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल पक्का यकीन है, हमारा ईमान है बल्कि हमारा। लेकिन ये लोग तो कुछ और ही कहते हैं जो है ना पूरा। जी 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 जी, यानी अफसोस की बात अंग्रेज़ों के ज़माने से है वो थिंकिंग है लोगों की। रियासत सब अंग्रेज़ा जो सोचते थे ना वैसी इस किस्म की थिंकिंग है लोगों की। यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अंग्रेज भी आप देखेंगे कि किससे डरते थे, मुसलमानों से डरते थे, बिल्कुल, मुस्लिम 100% उलमा से जी हाँ। डरते थे। और इन दरिंदों को अंदाज़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी होने दो, आरएसएस क़यादत होने दो या आप देखिए आरएसएस संचालक मोहन भागवत होने दो या कोई और होने दो, उन्हें ये मालूम हो जाना चाहिए कि जिहाद अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर जिहाद का फतवा दिया तो उलमा ने दिया था और मुस्लिम उलमा ने दिया था। और आप देखेंगे कि अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा अगर परेशान रहते तो मुसलमानों से रहा करते थे, वो डरते थे क्योंकि इनका जो जज्बे जिहाद होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। ये किसी को नहीं देखते, ये मौत का पीछा करते हैं और जब वो कौम मौत का पीछा करती है तो ज़िंदगी उसका ताक़ुब करती है। अंग्रेज़ी अच्छी तरह जानते थे। अंग्रेज़ों ने आपने देखा कि किस तरह टीपू सुल्तान से भी लड़ाई की और उनकी बहादुरी से मुतासिर हुए। अंग्रेज़ इस बात को से भी मुशाहिदा कर चुके थे कि उलमा ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया लेकिन कभी भी अंग्रेज़ों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। तो ये चीज़ें होती है। जबकि आप देखेंगे आज जो कौम परस्ती का रोना रो रहे हैं उनके आबा व अजदाद ने अंग्रेज़ों के किस तरह तलबे चाटे थे, अंग्रेज़ों से किस तरह माज़रत खाई की थी और ये किसने किया था ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बार बार नाम लेना भी हम मुनासिब नहीं समझते। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी इख्तियार की थी अब वो बीजेपी हुकूमत उसी तरह की पॉलिसी पर कार फरमा है। बार बार अमित शाह और मोदी मगरबी बंगाल का दौरा कर रहे हैं और आप देखेंगे कि वो वहाँ पर ये कहते हैं कि ममता बनर्जी दरअंदाजी को फ़रोग दे रही है, जबकि मरकज़ में आपकी हुकूमत है, 20 रियासतों में आपकी हुकूमत है। अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो 14 रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी नाअहल है और अमित शाह हो या मोदी हो ये दरअंदाजी पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी जिसे बंगाल की शेरनी कहा जाता है उन्होंने वाज़े तौर पर बबांगे दहल अमित शाह से कहा कि अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम्हें जुर्रत है, अखलाकी तुम में इक़दार है, अखलाकी पास व लिहाज रखते हो या अखलाकी जुर्रत है तो फौरी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाओ क्योंकि तुम नाअहल हो और तुम नाकाम हो गए हो दरअंदाजी को रोकने में। बिल्कुल रियाज साहब, एक्चुअली अंग्रेज़ डरते क्यों थे मुसलमानों से, मैं आपको बताऊँ। ये लोग डरते इसलिए थे क्योंकि हुकूमत जो है ना मुसलमानों की ये लोग जो है ना छीने थे। तो सुम्मे ज़्यादा डर इनको जो है ना मुसलमानों से हुआ करता था। जी जी जी। उसके बाद हिंदुओं वगैरह से, नॉन मुस्लिम से उनको डर बिल्कुल नहीं था। जी जी। क्योंकि ये लोग बाज़ाब्ता मुग़ल सल्तनत जो छीने थे लोग तो उसका हमेशा खौफ लगा रहता था इनको। तो कोशिश ये करते थे कि जितना हो सके मुसलमानों को डिग्रेड करो, इनको जो है ना बिल्कुल हल मैदान में इनको जो है ना पसमंदगी का शिकार रखो, बल्कि इनकी ये पॉलिसी थी एक्चुअली। क्योंकि उनको मालूम अगर ये फिर से दोबारा उभर जाएँ तो फिर हम कंट्रोल इनको नहीं कर सकते। क्योंकि टीपू सुल्तान का आप देख लिए थे जो है ना, और बंगाल में सिराजुद्दौला है, ये लोग के जो रोल है लोगों का, लेकिन गद्दारों ने नुकसान पहुंचाया, गद्दारों की तरफ से उनको नुकसान हुआ। वरना ये लोग बहुत बहादुर लोग थे, ये लोग जो है ना बराबर जो है ना लड़ सकते थे। हालांकि इनके पास हथियार जो भी थे फरसुदा किस्म के थे, लेकिन इतने बहादुर लोग होते थे कि ये बराबर लड़ते थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज से ये पूरे जो इन्हें चमचे वगैरह उनके खास लोगों को खरीद लेते थे जो है ना। जैसा आप मीर जाफ़र को खरीद लिया गया था, आप मालूम है बंगाल का जो है ना सिराजुद्दौला, मीर सादेक टीपू सुल्तान का, तो इसकी तरफ से डिफीट हुई इनको जो है ना। तो ये लोग जो है ना ऐसे गलीज किस्म की टैक्टिक्स करके लोग जीतते थे, सीधे सीधे लड़ते नहीं थे लोग जो है ना। ये इनकी बड़ी खराबी थी। और ये आज भी जो इनके आबा अजदाद है वो तो छोड़िए, अब जो इनकी औलाद है वो भी इस तरह की हरकतें कर रही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक फ़िरक़ा परस्ती का सवाल है, आपने देखा कि मगरबी बंगाल हम आपको लिए चलते हैं। मगरबी बंगाल में SIR के बहाने से ममता बनर्जी हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन ममता बनर्जी कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी लीडर है जो मोदी और अमित शाह का बासानी मुकाबला कर सकती हैं। तो बहरहाल उन्होंने SIR के मसले पर जो मक्कारी थी और जो अय्यारी थी, जो होशियारी थी, उसे नाकाम बना दिया। और फिर आप देखेंगे कि रियासत को सदर राज के हवाले करने की जो साजिशें हो रही थी, उन साजिशों को नाकाम बनाते हुए वहाँ पर जमहूरियत को फ़रोग देने का काम किया, मुस्तहकम करने का काम किया है। बहरहाल अब वहाँ बीजेपी ने चंद एजेंट्स को भी ख़रीद लिया है जो बज़ाहिर मुसलमानों के हमदर्द दिखाई देते हैं, लेकिन बीजेपी का फ़ायदा कर सकते हैं, कटवा हो या फिर बटवा हो। तो बहरहाल नाज़रीन, उनकी खिदमत उसने हासिल कर ली है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ममता बनर्जी ने चैलेंज कर दिया है अमित शाह को कि तुम
अगर अखलाक की जरूरत हो, तुम्हें हिम्मत हो, तो फिर इस्तीफ़ा दे दो, क्योंकि तुम वज़ीर दाखिला हो, तुम्हारी हुकूमत है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के वज़ीर आज़म है तकरीबन 11 बरसों से, उसके बावजूद वो दरअंदाज़ी का मसला उठा रहे हैं। लेकिन दरअंदाज़ी किसकी वजह से हो रहा है? तुम्हारी नाकामी की वजह से, तुम्हारी नाअहली की वजह से हो रहा है। और उन्होंने आवाम से भी कहा है कि बीजेपी दरअंदाज़ी के लिए जिम्मेदार है। जी बिल्कुल जो है ना, इन्हें उतना आसान नहीं है रियाज साहब, बंगाल में जीतना आसान नहीं है। ममता बनर्जी को जो है ना डिफीट देना वो तो आसान नहीं है इनके लिए जो है ना। पूरी कोशिश करें लोग जाके वहाँ पे, SIR के थ्रू भी कर रहे हैं, हर लिहाज से करें, मगर ये सब जो है ना ये बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब बोलते हैं ना, वैसा हिसाब है इनका जो है ना। जी खुश फहमी में मुब्तला है कि हम आ जाएंगे दोबारा, ये मजाक नहीं है। बंगाल को जो है ना तस्खीर करना कोई आसान काम नहीं है जो है ना, और आवाम भी लाइक करते हैं उनको जो है ना, उनके पॉलिसीज से। और वैसे भी इनकलाबियों की ज़मीन है वो। बिल्कुल, शुरू से अगर आप तारीख देखें बंगाल की, सारे रेवोल्यूशन बड़े बड़े लोग वहीं से पैदा हुए, फ्रीडम फाइटर्स भी बड़े बड़े वहाँ से पैदा हुए जो है ना। ये जाके क्या बकवा कर रहे हैं, जाके क्या बात कर रहे हैं वहाँ पे जाना, आवाम का मिजाज अलग है वहाँ के, आपको मालूम। और वैसे भी आप देखेंगे खुद वहाँ की जो मगरबी बंगाल बीजेपी है उसमें दाखिली जो इंतशार है और वहाँ पर जो इख्तलाफात है बहुत ज़्यादा है। अमित शाह के पास बहुत चैलेंजेस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मंदिर मस्जिद करेंगे ये लोग, और हो सकता है कि SIR के बारे में ये करेंगे, दरअंदाजी है, बंगाली आ गए यानी बांग्लादेशी आ गए, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि मगरबी बंगाल की पब्लिक जो है, आवाम जो है वो समझदार है, तो फिर वो बिहार की तरह, फिर हरियाणा की तरह या महाराष्ट्र की तरह इक़्तिदार इनके हवाले नहीं करेगी। वैसे भी अमित शाह के पास और मोदी के बारे में कहा जाता है कि उनके पास जादुई EVM है। मैं छड़ी का नाम दे रहा हूँ, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मेरा मतलब नहीं है, एक जादुई छड़ी जिसका नाम हम दे सकते हैं EVM। जी हाँ EVM जाके उसका नाम SIR भी हो गया जाना। जी हाँ SIR भी वही है, वो जादू की छड़ी चाहिए SIR अब उनके लिए, क्योंकि नाम चेंज कर दो, इसके बाद है सब काम करते जाओ, निकाल के फेंकते जाओ, पूरे वोटर्स की न्यू लिस्ट में से निकाल के फेंकते जाओ जो है ना। जी आपने सही कहा। और रियाज साहब एक बात आप गौर करें, SIR की जो बात चल रही है इसमें जो है ना डिलीशन की बात होती है, एडिशन की क्यों बात नहीं होती? नहीं होती है। और ये डिलीशन किसका होता है? जो बीजेपी के मुखालिफ हैं, अच्छा उनका डिलीशन होता है, यानी डिलीट उनके नाम कर दिए जाते हैं, हज़फ कर दिए जाते हैं, और उन्हें वोट के हक़ जो रायदही है उसे महरूम कर दिया जाता है। जी हाँ, हालांकि क्या लोग नए पैदा नहीं हो रहे, क्या 17-18 साल के लोग बिल्कुल है लाखों में हो रहे हैं जी, तो फिर उनको ऐड क्यों नहीं किया जाता? इसके बारे में देखिए कितनी मक्कारी है इनकी, कि खाली डिलीशन, इनको निकाल के फेंक दिया, वो निकाले इनको। आप देखेंगे फाइनल लिस्ट में जब भी बात हो रही तो पूरा जो है ना नामा हज़फ करते आ रहे लोग जाना से। जी ये बहुत अफसोस की बात है। वैसे भी अब देखना यह है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी क्या करती है, अमित शाह क्या करते हैं, मोदी क्या करते हैं। मोदी भी मुसलसल दौरा कर रहे हैं और अमित शाह भी फिल वक्त वहीं पर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि 75 साल का जो उसूल बीजेपी ने मुतारिफ करवाया था, ख़ासतौर पर जो कायदीन 75 साल के होते हैं तो उन्हें घर वापस भेजने का उसूल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतारिफ करवाया था, जिसके तहत अडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी को, नजमा हिप्तुल्लाह को और दूसरे कायदीन को घर रवाना कर दिया गया। लेकिन क्या उसका इतलाक़ अब नहीं होगा? तो अमित शाह बौखलाहट का शिकार हो गए, परेशान हो गए और उन्होंने जवाब दिया कि आप एक मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन से उस पर तवज्जो दीजिए, हमारी पार्टी पर मत दीजिए। अरे मेरे भाई, आप उसूल मुतारिफ करवाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं और आप अपने आप को बचा लेते हैं मोदी जी, और फिर आप देखेंगे कि दूसरों की बात आती है तो तू अपनी बात आती है तो आप, ये क्या है भाई? ये और अच्छा देखिए रियासा, और एक चीज़ आप गौर करें, जब जाते हैं तो खाली एक ही टॉपिक पे बकवा करते हैं, दरअंदाजी। बांग्लादेशी आ गए, दरअंदाजी, उनको जो है ना पनाह दे, इससे हट के कोई मौजू होता ही नहीं तकरीर का उनके। देखिए आप कभी तरक्की की लोग बात करते हैं, जॉब्स की, रोजगार की, कोई चीज़ बात आवाम को सोचना चाहिए ना, आवाम को भी गौर करना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं, बार बार यही बात करते हैं, वही बकवा। हर इलेक्शन में जाएंगे, जहाँ भी कैंपेनिंग होंगी ना, ये बकवास करते रहेंगे, कभी भी ठोस तरक्की की बात नहीं करेंगे, एजुकेशन की बात नहीं, जॉब्स की बात नहीं, कुछ नए जो है ना मंसूबे हैं, कोई रिसर्च की बात करो भाई, कभी नहीं करेंगे लोग। सिर्फ बात करेंगे वो दरअंदाज है, वो उसको हम निकाल फेंकेंगे, वो बंगाली आ गया, ये आ गया, इसी में उलझे हुए हैं इनकी जो है ना। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा इमेज बन गया है, अब देखिए तो ईसाइयों पर हमले, मुसलमानों पर हमले, ख़वातीन पर हमले, दलितों पर हमले, इस कदर इमेज भी ख़राब हो गया है कि जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स होते हैं हिंदुस्तान आने वाले, हिंदुस्तान से 28 स्टूडेंट्स जाते हैं बैरून ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम के लिए, और बैरून ममालिक से कितने आते हैं आपको उसके मुकाबले में मालूम है? सिर्फ एक स्टूडेंट आता है 28 के मुकाबले में एक। तो किस कदर इमेज लोगों ने खराब कर दिया है, क्योंकि आप तो तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। बदनाम है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बदनाम है, लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए कोई नहीं आ रहा। हालांकि बेहतरीन मेयार तालीम है यहाँ का भी, क्यों नहीं आ रहा? डरे हुए लोग, खौफजदा हैं कि लोग कब क्या करते नहीं मालूम जाना। जी तो मॉब लिंचिंग तो जोरों पे चल रही है, मालूम जाना। एक 2 या 3 हिंदू वहाँ पे मरते हैं तो पहाड़ उठा लेते हैं लोग सर पे अपने, जो है ना बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। अरे यहाँ तो जो है ना तुम रोज मार रहे हो, फिर कितने मर रहे हैं देखिए आप जो है ना।
मॉब लिंचिंग अजय हथियार तकसीम कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। बंगाली जहाँ पे कहीं अदर उड़ीसा में कहीं और जाके करता है उसको खत्म कर दे रहे जाना। ओडिशा में एक बंगाली मुस्लिम बंगाली को मारा गया, दिया जाना। और पढ़ने वाले स्टूडेंट से देखिए रिसेंटली हुआ था ना, वो कश्मीरी है। हाँ, और उसके अलावा ये शाल फरोख्त करने वाले जो कश्मीरी है जो उनको MBA मारा करा था, गया। लड़का जो मार के खत्म कर दिया ना, आपके शिमला में जो पढ़ा था देखिए MBA लड़का, क्या कसूर है बताइए उसका जाना। और वो नजर नहीं आता, खाली बांग्लादेश के पीछे लगे हुए हैं जाना कि वहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, वो हो रही है, ये हो रही है जाना। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक तंबाकू से है। तंबाकू तबाही व बर्बादी लाता है और आप देखेंगे कि गुटखा खाने के नतीजे में हर साल कैंसर के नतीजे में, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि मुंह का जो कैंसर, हलक का जो कैंसर है, ज़बान का जो कैंसर है, उसके नतीजे में लाखों लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो रहे हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि अब हुकूमत हालांकि उस पर पाबंदी तो आयद करने की बात करती है, लेकिन बाज़ाब्ता गुटखा फ़रोख्त किया जाता है। बेचारे जो पान के डब्बे होते हैं गरीब लोगों के, उनके खिलाफ कार्रवाई को की जाती है। और जो हुकूमतें होती है, जो पुलिस होती है, निफाज कानून की एजेंसियाँ होती हैं, उन लोगों को यानी नज़रअंदाज करती है जो ये इस तरह के गुटखे सप्लाई करते हैं, तो उनको पहले पकड़ना चाहिए। पान के डब्बे वाले तो बेचारे अपनी कमाई के लिए काम करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अब हुकूमत के अगर नोटिफिकेशन को देखें तो सिगरेट, पान मसाला और जो टोबैको प्रोडक्ट्स है, जो तंबाकू की मसनूआत है, उन पर आप देखेंगे कि 1 फरवरी के बाद से उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि 28% GST ये पहले जो था अब वो बढ़ाकर 40% GST कर दिया जा रहा है। यार साहब, सब में पहले जो स्पॉन्सर है उनको पकड़िए ना, उनको पकड़ के खत्म करिए ना। बड़े बड़े लोग स्पॉन्सर है, पान मसाला जो गुटखे को पान मसाला कहते हैं, फिल्म एक्टर्स पूरे के पूरे स्पॉन्सर करते हैं। आप देखिए ऐड जो आते हैं पूरे, तो उनके ऊपर जो है ना पकड़ क्यों नहीं है, उनके ऊपर क्यों नहीं रोकते आप जो है ना। नौजवान नस्ल पूरी देखिए पूरा उनकी कॉपी करती, मुतासिर होती उनको, तो आप वो पाबंदी पे लगाइए ना, वहाँ पे खत्म करिए ना उनको। कितने बड़े बड़े एड्स में बड़े बड़े सुपरस्टार जो है ना मिले हुए हैं, देखिए आप ऐड जो आते टीवी पे। जी। तो उनके ऊपर तो पाबंदी करिए, कुछ उसके ऊपर तो कुछ करने को तैयार नहीं आप जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि इस तरह की जो खबरें हम आपको बता रहे हैं, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हैदराबाद प्रखंड बुनियाद में आप देखेंगे हैदराबाद सनती नुमाइश का बहुत अहम किरदार रहा। हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर ने पहले जो सनती नुमाइश हुआ करती थी, उसे कहा जाता था मसनूआत मुल्की नुमाइश जो है, वो मसनूआत मुल्की की नुमाइश होती थी और ये पब्लिक गार्डन यानी बाग़ आमामा में उसका एहतमाम किया जाता था। हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां खुद वहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे, लेकिन वो बाद में नामपल्ली में मुंतकिल हुई और अब 85वीं हैदराबाद सनती नुमाइश का आज इफ्तिताह भी अमल में आ गया है। और आपको ये भी बता दें कि 50 रुपये टिकट रखा गया है। और ये भी बताना आपको ज़रूरी है कि इस नुमाइश में दूर दराज से लोग आया करते हैं और ये काफ़ी शोहरत रखती है। हद तो ये है कि बैरून ममालिक में जो लोग होते हैं वो अपने शहर की इस यादगार के लिए को देखने के लिए यहाँ जनवरी में हैदराबाद वापस होते हैं। और आपको यही बता दें कि ये जो नुमाइश है 1 माह 15 दिन तक जारी रहेगी। जी हाँ, ऐसा भी है, बिल्कुल जो है ना हैदराबाद का एक कल्चर का हिस्सा बोल सकते हैं इसको। जी हाँ, तहजीब का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मालूम है इन्हें कारोबार के साथ साथ मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। इवन हर उम्र का शख्स वहाँ पे ज़ईफ़ है, हर कोई जाता है, एंजॉय करता है। तो मतलब ये कि हैदराबाद नुमाइश को आप अलहदा भी नहीं कर सकते, इन्हें पार्ट ऑफ हैदराबाद कल्चर है ये जो है ना बहुत बड़ा। तो इससे फ़ायदा भी होता है बिजनेसमैन को जो है ना, सबको ही फ़ायदा है इसके अंदर। कुछ जो सोसाइटी है, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसके अंदर जो है। तो इन्हें बहुत ही एक अच्छा दिखता है जो है ना वहाँ पे जब जाते हैं आप जो है ना। नो डाउट इसकी तरफ से थोड़ा सा जो है ना ट्रैफिक कंजेशन आपको शहर में मिल जाएगा, लेकिन लोग खुशी खुशी जौक दर जौक जाते हैं, जो अटेंड करते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट बेहतरीन होता है, यानी तफरीह सामान फराहम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना जी। और रेट भी कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बार्गेनिंग करके आप जो है ना ले सकते हैं। इवन देखिए यहाँ जो कश्मीरी स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ पर कश्मीरी शालें लगते हैं, कश्मीरी जो मलबूसात होती हैं, पाकिस्तानी जो ड्रेस होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, यहाँ तक के जो चाय यानी टी जो कहा जाता है उसकी पत्ती, चाय की पत्ती वगैरह, और यहाँ तक के कपड़े, साइकिल, खिलौने, ये बहुत बड़े स्टॉल से बड़े पैमाने पर लगते हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे खाने पीने की जो अशिया होती हैं, ख़ास तौर पर वहाँ आप देखते हैं बिरयानी आपको मिल जाएगी, वहाँ हैदराबादी हलीम मिल जाएगी। और हैदराबादी हलीम के साथ साथ अगर आप इडली, वो कहा जाता है ना कि जो पाए वगैरह, नहारी पाए, हर चीज़ वहाँ पर मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिस तरह यानी पानी पूरी वगैरह वो भी वहाँ पर मिलती है। रगड़ा जिसे कहा जाता है, कुल्फ़ी हैदराबादी मशहूर होती है। इसी तरह आइसक्रीम जो हैदराबादी होती है
और मिठाइयाँ, तमाम की तमाम चीज़ें एक ही मुकाम पर मिलती हैं, सकाफती प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम क़ब्र ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।